चलो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे हम। क्या टॉपिक पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था, यही टॉपिक चल रहा था ना? किस भाग में है ये? भाग 11 में। केंद्र राज्य संबंध। अब चुप हो जाओ, एक एक को ना बोलना पड़ेगा, चुप हो जाओ। अपने आप कॉमन सेंस होती है, टीचर आया तो चुप हो गए। चलो, केंद्र राज्य संबंध में भाग 11 में हमने पढ़ा था 3 लिस्ट हैं, एक केंद्र, एक राज्य और एक समवर्ती। समवर्ती को आप इंग्लिश में कह देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसे आप कह देते हैं स्टेट लिस्ट, और ये है आपकी यूनियन लिस्ट। इसको लिस्ट नंबर 1, 2 और 3 के नाम से भी बुला देते हैं। इसमें आप सब जानते हैं 97 से बढ़ के टॉपिक्स या सब्जेक्ट 100, इसमें 66 से घट के 61 और 47 से बढ़ के 52, इसमें से सब्जेक्ट्स घटे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट घटे हैं। इसमें से हटा 1 जो कॉन्करेंट को मिल गया, इसमें से हटा शिक्षा जो कॉन्करेंट के पास गया, इसमें से हटा माप तौल जो कॉन्करेंट के पास गया, इसमें हटा जानवर पक्षी और ये सब जो होते हैं इनकी रक्षा करना, जानवर पशु पक्षी इनकी रक्षा करना ये, और एक फैमिली प्लानिंग और हाँ वही फैमिली से जुड़े स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह, वो सब चली गई स्टेट के से हटके कॉन्करेंट के पास। अब एक टॉपिक पे और बहस चल रही है कई सालों से, स्पोर्ट्स। अभी ये किसके पास है? लेकिन अब क्या कह रहे हैं, किसको देंगे ये? अगर ऐसा होता है तो ये 61 से घट के वहाँ 53 और यहाँ 60 आ जाएगा, पर अभी है नहीं। इसके ऊपर 2016 से काम कर रहे हैं। जब ये रियो ओलंपिक हुए थे ना पिछली बार वाले, तब ये बात उठी थी कि स्पोर्ट्स के कोटे को उठा के स्पोर्ट्स के टॉपिक को स्टेट से समवर्ती में अपने अपने नियम बनाए, क्लैश करें तो देश की बात मान लें, वरना अपने नियम बनाए। आज तक 5 साल बीत गए इस बात को। अगले टोक्यो ओलंपिक भी हमने देख लिए, अभी तक ये बात पाइपलाइन में है कि क्या स्टेट से उठा के स्पोर्ट्स के टॉपिक को किस पे ट्रांसफर करेंगे, कॉन्करेंट पे। अभी हुआ नहीं है, तो अगर हो गया तो ये चेंज होगा, पर नहीं हुआ तो हमें ये याद रखना है। हाँ, स्पोर्ट्स पूछे तो याद करना कि स्पोर्ट्स को भेजना है कॉन्करेंट में, लेकिन फिलहाल किस में गिना जाएगा? स्टेट लिस्ट में। हमने पढ़ा था इंडिया इज, क्या पढ़ा था? इंडिया क्या है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये राज्यों का संघ है। ये कॉन्सेप्ट है संघात्मक शासन का, जिसको आप कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ये कहाँ से उठाया हमने? ये कनाडा से उठाया। और संसदात्मक पार्लियामेंटेरियन सिस्टम किससे लिया? ब्रिटेन से। ये सब चीज़ें कल हम पढ़ रहे थे। कल एक शक्तियाँ और पढ़ी थी, अविशिष्ट शक्तियाँ, रेजिड्यूरी पावर्स, जिन्हें आप कहते हैं अवशिष्ट। ये किसके हाथ में दे रखी हैं? केंद्र। केंद्र के सब कामों पे नियम कौन बनाती है? संसद। पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, अगर वो कहें अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो तुम कहोगे संसद का। और वो कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर किसके हाथ में है, तो कहोगे केंद्र। एक ही क्वेश्चन के 2 तरीके हैं पूछने के, उसी हिसाब से आंसर देना है। अगर वो कहें शक्ति किसके हाथ में है तो केंद्र, लेकिन नियम कौन बनाएगा? तो संसद। चलो बताओ कल कितना पढ़ लिया था? 168 बता रहे हैं। राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियां, ये पढ़ ली थी? अच्छा, ये पढ़ ली थी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, आज का टॉपिक है राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण। भाई बातचीत नहीं करनी, क्या ये समझ में नहीं आता? बार बार हर एक को बतानी पड़ती है बात। अब जो क्लास में बात करता दिखा, तुरंत बाहर का रास्ता, बात नहीं करनी तुम्हें। ये कह रहे हैं केंद्र किस तरह से राज्य पे नियंत्रण करेगा। पहले तो ये बताओ, क्या राज्यों को केंद्र की बात या निर्देश मानने पड़ते हैं या मर्जी चलती है? अगर मर्जी चलती हो ना तो आपका देश ही ना बचे। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे देश में ये कंपल्शन है, किसके निर्देश मानने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बात, लेकिन ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, उसको फॉलो करना है। और अगर कोई भी राज्य दिए गए निर्देशों का पालन ना करे तो वहाँ रिपोर्ट बनेगी। कौन बनाएगा? राज्यपाल। और ये रिपोर्ट किसको देगा? गृह मंत्री को। गृह मंत्री किसको देगा? पीएम को। और पीएम बता देगा राष्ट्रपति को कि भाई इस राज्य में केंद्र के निर्देशों के अकॉर्डिंग राज्य नहीं चल रहा, प्रशासन नहीं चल रहा। तो फिर राष्ट्रपति कहेगा अच्छा, इसका मतलब है संवैधानिक, जो क्योंकि प्रावधान है कि भाई काम करो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर राज्य को केंद्र के निर्देशों को मानना है, वो यहाँ फेलियर दिख रहा है। और इसीलिए राष्ट्रपति यहाँ आर्टिकल 356 के तहत क्या लगवा देगा? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। तो इस कंडीशन में क्या केंद्र की बात सभी लोग मान लेते होंगे या मर्जी चलाते होंगे? मान लेते होंगे। हाँ देखो, राज्य सूची में मर्जी है उनकी। भाई राज्य सूची में कोई कहे कि मेरी मर्जी, मैं तो यूपी पुलिस में नहीं निकालता भर्ती, या मैं तो हाइट की ज्यादा की डिमांड करूंगा। मान लीजिए सीएम चाहता है गृह मंत्री, क्योंकि पुलिस गृह मंत्री का टॉपिक होता है, वो कहता है भाई हम तो अपने यहाँ पे रेस की स्पीड बढ़ा के सेकंड्स घटाएंगे, जहां 2 मिनट की रेस थी उसको 1 मिनट में करेंगे। फिर कोई नहीं बोलेगा, फिर नहीं केंद्र कहेगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी मर्जी। वो अपने पैरामीटर्स को बदले, वो कह देगा हम पहले फिजिकल कराएंगे और फिर पेपर लेंगे, तो देश कुछ नहीं बोल सकता। ये उसका विषय है, उसकी मर्जी, वो अपने बारे में जो चाहे डिसीजन ले। लेकिन देश ने निर्देश दे रखा है हर राज्य में एससी, एसटी, महिलाएं और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इन सब की रक्षा करनी है, इनके हितों का ध्यान रखना है। इनसे अगर कोई राज्य कहेगा मैं नहीं करता, भाई मैं तो नहीं रखता महिलाओं का ध्यान, बताओ क्या करोगे, या मैं तो ओबीसी को नहीं देता आरक्षण, तब फिर उसके ऊपर राज्य गड़बड़ कर रहा है, केंद्र एक्शन लेगा। ये कुछ खास चीजें हैं जिसमें कि राज्य को माननी ही माननी पड़ेगी। किसकी बातें? केंद्र की। इसलिए आप देखो हर राज्य सरकार की नौकरी में भी आरक्षण है, वरना ना माने कोई राज्य कहते मैं तो नहीं मानता। कुछ चीजों में आपको केंद्र के दिए इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को मानना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी रिपोर्ट जाएगी देश में, और फिर आपके राज्य में इस बिहाफ पे कि आप इनका ध्यान ही नहीं रख रहे। संविधान ने कहा है इनका ध्यान रखो, और फिर आपके राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन आप अपनी नीतियां अपने अकॉर्डिंग बनाइए, उसमें कोई आपको बीच में नहीं टोक सकता। आप कह दीजिए भाई हमारे यहाँ जेबीटी को हम मान्यता बंद करेंगे, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा टॉपिक है, तुम्हारा मन करे। तो कोई राज्य कहता है हम तो HTET नहीं कराते, हम तो CTET को ही मान्य करेंगे। मान लीजिए टीचर्स के एग्जाम में CTET होता है नेशनल लेवल का, सेंट्रल लेवल का। किसी भी राज्य सरकार को अपनी मर्जी से TET मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का अधिकार है। हरियाणा HTET कराता है, कोई UP TET कराता है, कोई रीट के नाम से कराता है, अलग अलग है, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। मान लीजिए कोई कहे कि भाई हम तो नहीं मानते अपने, हम बनाते ही नहीं, हम तो CTET को फॉलो करेंगे, तो कर लो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं नौकरियों में अपने राज्य में ना तो एक भी SC को घुसने दूं, ना ST को, ना महिलाओं को, ना OBC को, तो ये ठीक है या गलत है? गलत है ना। उस कंडीशन में कौन आएगा बीच में और ये कहेगा भाई बेसिक चीजें तो मानो मेरी, और नहीं मानोगे तो तुम्हारे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? राष्ट्रपति शासन। यही पॉइंट्स हैं, देखो क्या मानना पड़ता है और क्या नहीं। पेज 168 पर है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियां, यही पढ़नी थी ना हमें, ठीक है। पहला पॉइंट टिक करो, राज्यों का दायित्व। क्या दायित्व है राज्यों का? देश के काम में बाधा डाले, देश के काम को चलने दे, और अपना काम अपनी मर्जी से करे या दबाव में करे, मर्जी से करे, लेकिन उसके काम से। अब मान लीजिए कोई राज्य कहे कहीं पे इस टाइम पे कांग्रेस की सरकार हो और वो कह दें कि भैया हमारे राज्य का तो अपना खुद का झंडा होगा, हम नहीं मानते देश के झंडे को, ये लीगल है या इलीगल है? इसके ऊपर कार्यवाही करो। कोई राज्य कहता है मैं तो अपनी खुद की मुद्रा चलाऊंगा, मैं नहीं मानता गांधी वांधी के नोट को, तो ये ठीक है या गलत है? यहाँ आप जानते हैं देश की बात माननी पड़ेगी। लेकिन कोई ये कहे कि भाई मैं अपने यहाँ नौकरियों में कोई भी चेंज करना चाहता हूँ, मैं पहले मेडिकल लूंगा, उसके बाद मैं फिजिकल लूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा, क्या केंद्र बीच में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जैसा आपका मन करे आप करो, आप अपने फिजिकल के मेडिकल के पैरामीटर्स खुद बनाओ, हम नहीं आएंगे बीच में। लेकिन आप ये कहोगे कि हम अपना स्वयं का झंडा, अपनी मुद्रा चलाएंगे, तो फिर देश बीच में आएगा। यानी कुछ चीजें जो माननी है उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। पहला पॉइंट देखो, राज्यों का दायित्व, ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट्स। संविधान के अनुसार, अंडरलाइन करना, राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा बनाए कानूनों का पालन होता रहे। यानी किन दो के कानून आपस में क्लैश ना करें? केंद्र के और राज्य के, दोनों उल्टे कानून मत बनाना। पढ़ो आगे। हर राज्य का कर्तव्य, सिर्फ पढ़ लो, हर राज्य का कर्तव्य है वो संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। अंडरलाइन कर लो, राज्यों का यह भी दायित्व है कि वो केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न ना होने दें। तो जो नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है ना, इसमें राज्य अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। अब मान लीजिए सिक्किम है, सिक्किम की कैसी लोकेशन है? सिक्किम के तीन देश हैं, पता है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री टच है। अब सिक्किम कहे कि मेरी मर्जी, मैं तो अपने एरिया में, अपने यहाँ पे बॉर्डर में से हटा के सैनिकों को यहाँ खेती करूंगा, तो ये ठीक है या गलत है? गलत है। भाई सिक्किम तो अकेला नहीं है, तेरे कारण अगर हमारे यहाँ कोई सा देश एंट्री कर गया तो तेरे साथ साथ हम भी तो फंसेंगे। इस तरह की कंडीशंस में किसकी मर्जी चलेगी? राज्य की या देश की? देश की मर्जी, उसमें फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वही बता रहे हैं कि बाधा उत्पन्न नहीं करनी। नेक्स्ट कर लो, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार अगर निर्देश दे तो क्या उसको मानना पड़ेगा? अब इसी से एग्जांपल ले लो, कश्मीर है, सिक्किम है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ पे कोई भी अटैक कभी भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे आपके देश की केंद्र सरकार ऐसे राज्य जैसे जम्मू कश्मीर है या सिक्किम है, इनको निर्देश दे सकती है कि आप अपने एरियाज में पुल बनाइए या आप अपने एरियाज में सड़कें कनेक्ट कीजिए ताकि हमारी सिपाहियों की, सैनिकों की गाड़ियां टाइमली पहुंच सकें? क्या ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देश के लिए जरूरी है, देंगे निर्देश इस तरह के। तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। इसमें चौथी लाइन टिक कर लो, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों और पुलों का निर्माण केंद्र सरकार कराती है, पर केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार के मार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए राज्यों को निर्देश दे सके। भाई निर्माण तो करेगा NHAI, मान लीजिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन क्या उनकी मेंटेनेंस रोज केंद्र से हो सकती है क्या? वो तो जहां बना दिया पूरे देश में, मेंटेनेंस तो कम से कम, चलो पैसा भी केंद्र दे देगा, कम से कम देख भाल तो कर लो, कहां से पुल टूट गया, क्या करना है, कौन सी चीज कनेक्ट करनी है, उन तक मैसेज पहुंचाओ, हर चीज को टाइमली बताओ, ये जिम्मेदारी राज्य की है। अगले पॉइंट में देखना, सेकंड लाइन पीछे कर लो, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक है, ST की केयर, SC की केयर, महिलाओं की, बच्चों की, ये केंद्र की बात माननी पड़ेगी सबको। अगले पॉइंट को टिक कर लो, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। नेक्स्ट भी टिक करना, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। इसके बाद इसी पॉइंट पे लास्ट में आ जाओ, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य के सभी या किन्हीं कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है। क्या सेंटर स्टेट लिस्ट पर पावर यूज कर सकता है अगर क्या लगा हुआ हो तो? हाँ, राष्ट्रपति शासन। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया पंजाब के बजट का। पंजाब का बजट किस सन वाला? 1951। किसने तैयार किया था? राज्य ने या केंद्र ने? क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ था? राष्ट्रपति शासन। तो इनका बजट तैयार हुआ था केंद्र में, और केंद्र का मतलब है कौन? संसद। यही सारे नियम बनाती है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने, किसने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हट गया, तो वही कह रहे हैं कि इसके काम देश कर सकता है। अगले पेज पे आ जाओ, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य की सरकार, इसको अंडरलाइन कर लो, यदि राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति ये उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फेल हो गया। इस घोषणा का परिणाम होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगर राज्य किसकी बात ना माने? केंद्र, तो वो क्या कह देगा? रिपोर्ट जाएगी सीधी, और 2 रिपोर्ट जाती है, राष्ट्रपति कहेगा यहाँ का काम ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए आर्टिकल 356 लगेगा। कितने राज्यों में आज तक नहीं लगा? 2, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। यहाँ लिख लो ये बात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में नहीं लगा, बाकी सबने गलती कर रखी है। जैसे कि एग्जाम्पल दो ना, कौन सी पॉलिसी तुम्हें लगा कि नहीं इंप्लीमेंट करता?
तो उसने अपने लेवल पे बना रखी है ना। फिर जैसे वो नुकसान क्या कर रहा है देश का, वो अपने बिहाफ पे दे रहा है लोगों को, उसने अपनी पॉलिसी बना रखी है ना। अगर वो ये कहे कि मैं किसी को अपने यहाँ LIC या ये सुविधाएं नहीं दूंगा, तब 356 लगेगा। वो अपने पार्ट पे तो दे ही रहा है ना, स्वास्थ्य। चलो पे अगले टॉपिक पे देखो, राज्य सरकारों को संघीय काम सौंपना। क्या देश के काम राज्य को सौंपे जा सकते हैं? नहीं। क्या राज्य के काम देश को सौंपे जा सकते हैं? बिल्कुल। अब इसको ध्यान से सुनो। एक परिषद है जिसका नाम है अंतर राज्यीय परिषद। बहुत पहले संविधान में लिख दिया था अंबेडकर नेहरू के टाइम में कि सारे स्टेट्स मिलकर बैठेंगे, एक काउंसिल बनाएंगे जिसमें हर स्टेट, चाहे कोई सरकार हो, आज आपके देश में 30 CM हैं, सारे के सारे ये बैठे, हर UT के प्रशासक बैठे और देश का PM बैठे और प्लस जितनी कैबिनेट है सब बैठे, देश के सारे इंपॉर्टेंट हर राज्य के आदमी, हर स्टेट से जो भी बिलोंग करता है या UT, ये सब बैठ के देश के विकास की प्लानिंग करें और इनकी बैठक टाइम टू टाइम होती रहे। इसका नाम क्या रखा जाएगा? अंतरराज्यीय परिषद। कभी बैठक नहीं की इसकी, बहुत पहले बन गई थी इसकी बैठक 1990s में आके सोचा और 1-2 बैठक करके फिर साइड में डाल दिया, क्योंकि इनकी आपस में कभी निभ ही नहीं पाती। जैसे देश का विकास कब होगा? जब एक स्टेट का विकास होगा या सारी स्टेट्स का विकास होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है और हर अनपढ़ को भी ये समझ में आ जाना चाहिए, हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, कि आपके देश में सबसे पहले गांव को सुधारना पड़ेगा। जब आपके देश के गांव सुधरेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जिला सुधरेगा और जिला सुधरेगा तो आपका राज्य सुधरेगा और जब सारे राज्य सुधर जाएंगे तो देश। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें गांव पिछड़े पड़े रहे और देश सुधरा, कभी होगा ही नहीं। इसीलिए इंडिया पीछे है। एजुकेशन का सबसे पहले बेसिक काम करना होता है प्राइमरी पर। आपके देश की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? जैसे यहाँ पता नहीं क्यों लोग इस बारे में नहीं समझ पाते, जानबूझ के नहीं करते। वर्ल्ड में जिसने भी प्रोग्रेस की ना, उसने हमेशा प्राइमरी पे फोकस करके फिर पढ़ाई को आगे बढ़ाया। आपकी पॉलिसी क्या थी इसको सुन लो। 1948 में जब आप आजाद हुए तो आपके देश ने सबसे पहला फोकस किया यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पे, जबकि यूनिवर्सिटी में कोई जाता ही नहीं था। इसने कमीशन बनाया, यूनिवर्सिटी कमीशन, 1948 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। आप खुद सोचो, आप में से कितने लोगों के परिवार में 1948 में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता था? आपके दादा से भी पुराना टाइम हो गया ये। उस टाइम क्या भारत के लोग सच में यूनिवर्सिटी जाया करते थे? नहीं जाते थे। कितनी बड़ी बेवकूफी थी यहीं पर। अगर इस टाइम पे कह देते प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, तो सोचो उस टाइम के सब लोग पढ़ते, 5वीं तो कम से कम पास करते, 5वीं पास करते तो उनकी अगली पीढ़ी और आगे बढ़ती, उनसे अगली और आगे। और आज जो हालत है ना आपकी, कि आपके देश में साक्षरता अब इतने सालों बाद भी, आप कभी भी शिक्षा की बात तो करते ही नहीं। आपका देश बात करता है हमारे देश में साक्षरता कितनी है, तो हम पिछड़े हुए हैं। साक्षर का मतलब है अक्षर समझ में आते हैं, क ख ग पढ़ना आता है, तो आप पढ़े लिखों की कैटेगरी में हैं। ये बेहद शर्मनाक है। लिटरेसी का मतलब आपके देश में महज अक्षर जानने भर को लेकर है, और साक्षर का मतलब जिसने ये पढ़ दिया ना अ ज ग र, बस टिक कर दो पढ़ा लिखा है। और ऐसे पढ़े लिखे आपके देश में 100% भी नहीं है। ये भी आपके देश में कितने हैं? 75%। रियल में जिसको कहेंगे एजुकेटेड, वो तो आज तक मापे ही नहीं गए, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपकी सरकारों ने यूनिवर्सिटी से शुरू करके, और 2010 में तुम्हारी सरकार कहती है प्राइमरी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाओ। आप उल्टे क्यों चले? आपको क्या 1948 में प्राइमरी शिक्षा को मौलिक अधिकार करके और यहाँ यूनिवर्सिटी की बात नहीं करनी थी? आज भी तुम्हारा भारत शिक्षा का मौलिक अधिकार एक एज लिमिट को देता है, वो तुम्हें मौलिक अधिकार नहीं देता। वो कहता है मेरे यहाँ भारत में 6 से 14 साल के बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, जबकि ये अधिकार तो 1948 में मिलना चाहिए था। और आज RTE का मतलब होना चाहिए था हर बच्चे को यूनिवर्सिटी लेवल की अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मुफ्त मिले। जो आज ये प्राइमरी की मुफ्त दे रहे हैं ना 70-75 साल बाद, ये इनको 48 में करनी थी। उल्टी गंगा बही है हमारे देश में और कभी ध्यान ही नहीं दिया। किसी को चिंता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। बनाते हैं पॉलिसी, फॉलो कहाँ करते हैं? पहले यूनिवर्सिटी की चिंता की जिसमें कोई नहीं गया, फिर चिंता की बड़े स्कूलों की, फिर उससे छोटे, और अब जाके 2010 में बोले प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। तुम सोचो इन 70 सालों में कितने लोग अनपढ़ रह गए। अगर 1947 के बाद से अनपढ़ों की कोशिश करके तादाद घटाते तो आज हम ये सब बातें कर ही ना रहे होते। आज हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता। इन 70 सालों में कभी इनको ये ध्यान नहीं आया, चाहे इसमें सरकार किसी की भी मान लो, ना मैं कांग्रेस की बात करती ना बीजेपी। इन 70 सालों में किसी ने ये बात सोची क्यों नहीं कि पहले छोटों को पढ़ा दे, फिर उससे बड़ों को, फिर उससे, और उससे बड़ों का नंबर लास्ट में। हम उल्टे चले, पहले यूनिवर्सिटी को पढ़ाएंगे जहां कोई था ही नहीं। 1% भारत यूनिवर्सिटी में नहीं था जब इनको यूनिवर्सिटी की चिंता थी। और आज जब देश की हालत इतनी खस्ता है, इतनी खराब है कि पढ़ाने पॉसिबल नहीं है, इतने लोग अनपढ़ हो गए, तो उस टाइम हम कहते हैं कि अब इसको क्या बना दिया जाए? मौलिक अधिकार। इसीलिए आपका देश पिछड़ा हुआ है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। आज जितने भी देश एडवांस है ना, किसी को पढ़ लो उठा के। जापान की क्या आइडेंटिटी है, कितना है जापान मैप पे, और आप कितने बड़े हैं? वर्ल्ड में क्या नंबर है हमारा? 7वां। आपका देश इस लायक क्यों नहीं है कि हम कोई भी बड़े गेम्स कंडक्ट करा पाएं? इंडिया सपने में भी नहीं सोच सकता ओलंपिक कभी होंगे। जापान है कितना देश, और जापान के पास कोई संसाधन नहीं। देश की आइडेंटिटी उसके लैंड एरिया से भी तो प्रभावित होती है। अगर आपके पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, जैसे आप कहते हैं भैया हमारे पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना बड़ा एरिया है, आप 7वें बड़े हैं, लेकिन आपके पास ये क्यों नहीं देखते इसमें संसाधन भी तो कितने ज्यादा होंगे। जापान की आइडेंटिटी इतनी सी, क्या उसके पास संसाधन? लेकिन जापान इतना आगे सिर्फ एक चीज के कारण निकल गया, उसने स्टार्टिंग से अपनी एजुकेशन और अपनी हेल्थ पे काम किया। अदरवाइज अगर हम जैसे लोग होते ना जापान में, जैसे हमारा देश है, तो जापान कभी का खत्म हो जाता। वहां तुम सब जानते हो हर साल भूकंप और बाढ़, हर साल का काम है ना ये। जितनी बिल्डिंग्स बनाते हैं कितनी ढह जाती हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले साल फिर बिल्डिंग्स बना लेते हैं। इतना छोटा सा देश, कोई लैंड, कोई ऐसा एरिया नहीं, कोई बहुत बड़ी नदियां नहीं। आप खुद देखो, आप और उनको अगर कंपेयर करें, जमीन आसमान का फर्क। लेकिन इन दोनों बेसिक चीजों को समझ के आज जापान जैसा छोटा सा देश अपनी राजधानी में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गेम्स को कंडक्ट करा सकता है। और आप ये कहे और सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में कभी ओलंपिक्स होंगे।
करेंगे। कम से कम जब तक हम जिंदा है ना, तब तक तो सोचो मत कि ओलंपिक कि तुम्हें इसके लिए कि तुम कंडक्ट कराओ मिलेगा ना। यहाँ की सड़कें बढ़िया, ना यहाँ कोई फैसिलिटी, ना यहाँ कोई रुकने का तरीका। कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे ना, दुनिया में थू हुई थी हमारी, कितनी बेइज्जती कि इनके खेल गांव में जहाँ ये स्पोर्ट्स के लोग रुके वहाँ पानी तक नहीं था, टॉयलेट नहीं चलते थे वहाँ के, ये हालत। तो इंटरनेशनल लेवल के बड़े गेम्स हम क्यों नहीं कंडक्ट करा सकते, जबकि प्रॉपर्टी तो हम लेके बैठे हैं 7वें नंबर की। आपसे बड़े बस 6 ही तो हैं। आप अगर यहाँ हैं तो आपके ऊपर कौन है आपसे बड़ा देश? आपसे ऊपर कौन है? ठीक आपसे ऊपर, बहुत आसान है इनको याद करना। ABC है आपके ऊपर, A मतलब ऑस्ट्रेलिया, B मतलब ब्राजील और C मतलब चाइना। आपके ऊपर 3 है, ऑस्ट्रेलिया जो ठीक आपसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, और ये है ब्राजील जिसने पिछली बार का रियो कराया था, और ये है चाइना जो तो कितने ही गेम्स में आप देखते हो हमेशा टॉप में रहता है। चाइना ने ना ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया, हमने क्या किया, हमने जनता में इतनी जनसंख्या विस्फोट, इतनी जनसंख्या, इसने कभी नहीं बोली ये बात। इसने कहा जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, बस 2 चीजें समझ लो, एजुकेशन और हेल्थ अच्छी करो, फिर देखना कैसे पैसा कमाएंगे सारे लोग। और सबसे ऊपर कौन है यहाँ? रशिया, फिर कनाडा और फिर अमेरिका। ये ABC यहाँ से देखो ABC और ऊपर से RCA, R मतलब रशिया, C मतलब कनाडा, A मतलब अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है एरिया में और 3rd नंबर पर है पॉपुलेशन में। आप 2nd पर है, चाइना फर्स्ट। चाइना के पास एरिया 4th नंबर का है, पॉपुलेशन फर्स्ट। आप 7th नंबर पर है, 2nd। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास जमीन कम नहीं है, जमीन बहुत है। इसको यूटिलाइज करने के लिए जो दिमाग चाहिए ना, जिसको हम कहते हैं हमारे पास क्या कमजोर है, ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स कब बढ़ता है? जब एजुकेशन और हेल्थ पे काम होता है। जिस देश में सब लोगों के पास स्किल्स है ना, वो देश हमेशा ऊपर जाएगा। और जहां देश में एजुकेशन और स्किल्स की कमी है, जहां लोग बीमारियों से मर जाते हैं, अभी तुमने देखा था ये दूसरी लहर में कैसे लोग तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, जबकि ये बात सबको पता थी कि दूसरी लहर में बहुत भयानक तरीके से फैलेगा। हमारे देश ने कोई इंतजाम नहीं किया। आपने अगर देखी हो वीडियोस, विदेशियों ने देखो कैसे इंतजाम किया, उन्होंने पॉलिसी बनाई तुरंत में, रात के 2-4 घंटों में अगले दिन पॉलिसी को लागू कर दिया। आपके देश में सबसे सस्ती चीज ये है, जबकि विदेशों में सबसे महंगी चीज, सबसे महंगी तो क्या प्रेशियस चीज वो लोग मानते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं, हमारे लिए ये बोझ है और इन देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी पूंजी है। वो कहते हैं एक आदमी के ऊपर काम करो, एक आदमी की केयर करते हैं वो, हर एक आदमी की। आपके यहाँ कोई मरे, कोई कटे, दंगे करवाओ, मरवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको आप बोझ मानते हैं। इसीलिए आप यहाँ होते हुए भी बहुत नीचे रहते हैं, चाहे पदक तालिका की बात कर ले, चाहे लिटरेसी की बात कर ले। तो वो बता रहे हैं कि देखो क्या क्या गड़बड़ी, कैसे संबंध है इनके। पेज 169 पे देखो, राज्यों का संघीय कृत्य सौंपना, 2nd पॉइंट पे आ जाओ। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, ये होना था पर हुआ नहीं, बहुत लेट हुआ 1990 में। पढ़ेंगे इसको, अनुच्छेद 263 यहां तक टिक कर लो, फिर पढ़ो। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इसका गठन टिक करना 1990 को किया गया, जबकि आर्टिकल 263 ने कहा था कर लेना गठन, लेकिन 50 में हमें ये नहीं सूझा, हमने 40 साल बाद गठन किया। फिर टिक करो, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष, परिषद में प्रधानमंत्री और उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री। टिक कर लो, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के सीएम और प्रशासक इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो क्या काम था इन सबका? मिलके बैठ के क्या डिस्कस करना, देश का विकास कैसे होगा। विकास कहां से स्टार्ट होना चाहिए? गांव से। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना सच में पॉलिसी मेकर्स को, तो आप देखना देश का ढांचा बदल जाएगा। लेकिन इसको कह लो जानबूझ के नहीं समझना चाहते, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इतनी समझ हमारे देश के लोगों में नहीं है। कम से कम जो ऊपर बैठे पॉलिसी मेकर हैं कि शुरुआत गांव से करनी पड़ेगी। आप किसी भी गांव के स्कूल की हालत देख लो कितनी खस्ता है, उसके बाद आप सरकारी स्कूलों की हर जगह हालत देखो, चाहे वो जिले में हो या राज्य में हो। अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो कितनी खराब है कि कोई आदमी जाके बस ये सोच लो बड़ी बीमारी है तो मर ही जाएगा, सरकार किसी का जिम्मा नहीं लेती। अपने टेस्ट बाहर कराओ, अपनी दवाइयां ले जाओ अपने को उठा के, यही तो तरीका है ना सरकारी वालों का। सरकारी महकमा काम जानबूझ के नहीं करता, या ऊपर से उनको ऑर्डर है काम नहीं करने के, भी भगवान ही जाने। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस दिन जनता जागेगी, पढ़ लिख लेगी, उस दिन सही चीजों के लिए डिमांड होगी। एक देश है फ्रांस, फ्रांस ने ना कभी गलत को सहन नहीं किया। फ्रांस वर्ल्ड में सच में एक ऐसा देश है जिसका इतिहास हर देश को पढ़ना चाहिए, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। इस देश ने जब जब गलत हुआ आवाज उठाई, चाहे मरे यहाँ के लोग। इन्होंने ना अपने राजा की गलतियों को सहन किया और ना बाद में बनी सरकारों में से अगर कोई, जैसे जनता के बीच में से कोई मजदूर है लीडर बन गया, वाहवाही हो गई, लेकिन अगर उसने भी गलत किया ना तो उसको भी फांसी की सजा दी गई। फ्रांस अपने आप में जो मुझे फील हुआ सबसे बेस्ट कंट्री है अगर पढ़ने की है तो, कि इसने कैसे गलत नीतियों का विरोध किया और कैसे ये झुका नहीं कभी गलत चीज के सामने। चाहे यहाँ मोनार्की थी, राजा महाराजा थे, चाहे यहाँ डेमोक्रेसी में किसने गलत यूज किया, चाहे नेपोलियन को पढ़ लो उठा के, इन्होंने हर गलत चीज को कहीं ना कहीं विरोध किया। हमारे इंडिया की दिक्कत क्या है? मेरा क्या जा रहा है, ये वाला जो एटीट्यूड है ना, मेरा क्या जा रहा है। इस कारण हम सबका नुकसान हुआ। ये नुकसान 70 साल से लगातार हो रहा था, अब धीरे धीरे और ज्यादा दिखने लग गया। तो अगर अब नहीं जागेंगे ना फिर जाग भी नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है शिक्षा सबसे बड़ी जरूरत है अगर सोसाइटी को बदलना है। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पीढ़ी के सामने देखना कितनी सारी चीजों में बदलाव की जरूरत तुम्हें फील होगी। पढ़ोगे लिखोगे तो बातें समझ में आएंगी। इंडिया में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, इसलिए किसी की समझ में नहीं आता जो चल रहा है मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। इसी एटीट्यूड से आपका देश यहाँ आ गया। फ्रांसीसी कभी नहीं सोचते थे मेरा क्या जा रहा है, इन्होंने सोचा लड़ना है तो लड़ेंगे, मरना पड़ा तो मरेंगे। पता नहीं कितने फ्रांसीसी नागरिक मारे गए क्रांतियों में, लेकिन फिर भी क्रांति पीछे नहीं हटी। इन्होंने विदेशियों तक को सीधा कर दिया। इनके जो औरतें थी ना, उन्होंने अपने पतियों को उस टाइम पे कहा 1800 के आसपास कि आप लोग जाओ फ्रंट पे लड़ो,
कोई सेना की जरूरत नहीं, सेना खत्म कर दी, आम आदमी सैनिक बन गया और प्रशिया जैसे देशों से, ऑस्ट्रिया जैसे देशों से खुद लड़े और इनकी पत्नियों ने कहा आप चिंता ना करो, देश के अंदर की सारी स्थिति हम संभालेंगे। औरतों ने सारा घर और सब कुछ संभाला और आदमी जनता की जो बीच के लोग थे ना, ये चले गए सेना बनके और इन्होंने इतना बढ़िया देश को सिस्टम में ले आया ये लोग। 1789 की क्रांति तुमने अगर सुनी हो, फ्रांसीसी क्रांति, जिसने 3 शब्द सिखा दिए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बहुत बहुत बढ़िया इनका इतिहास है। कभी टाइम मिला थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताऊंगी, ये हर एक पढ़े लिखे को पता होना चाहिए। वैसे है ये आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 10th का पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में कैसे देश बने, क्या उनकी फीलिंग्स थी, किस कारण वो आगे बढ़े। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये जो बातें मैं कर रही हूँ ना, ये पिछले 100 साल के अंदर सब कुछ बदला। आप भी तो 70 साल पहले आजाद हुए, 70-75 साल तो आपको भी हो गए। हमारे यहाँ कोई चेंज नहीं आया, इन्होंने सारे चेंज कर दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई एक बड़ा फैक्टर था कि ये आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। चलो आगे देखें। अंतरराज्य परिषद की भूमिका सलाहकारी है, इसको टिक कर लो, ये सलाह दे सकती है, इसका कार्य केवल सलाह देना। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, अखिल भारतीय सेवाएं। ये बताई हुई है तुम्हें, आईएएस आईपीएस बताया था ना। अभी तुमने देखा करनाल में एसडीएम के आदेश को नेगेटिव लिया लोगों ने, और था भी, तरीका बहुत गलत था। तो हमारे सीएम का खट्टर जी का बयान आया कि एसडीएम ने कहा तो ठीक था, बस शब्द गलत थे। और एसडीएम को कहीं ना कहीं तुमने देखा प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने कह दिया हम 2 दिन से सोए नहीं थे, हमारा दिमाग जो है वो झल्ला गया था, इसलिए हमने इस तरह की बात की। जैसे कोई भी बड़ी पोस्ट पे बैठा आदमी, जो उतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है ना, एक चीज़ होती है उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल फिट होना चाहिए। और मानसिक संतुलन अगर फिट नहीं है तो आपके देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस भी हटा दिए जाते हैं। तो फिर इनको क्यों बैठा रखा? अगर ये कहते हैं कि मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ में था, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। और जब जनरल डायर ने वो हत्याकांड किया था ना, तब उनकी सरकार ने सेम बात कही थी। उन्होंने भी ये कहा था कि मानसिक संतुलन इसका खराब हो गया था, ये थोड़ा इस तरह का आदमी है। देखिए आईएएस आईपीएस बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, नो डाउट बहुत लायक भी होते हैं। और ये जो अभी फिलहाल में न्यूज़ में है, ये तो 2017 के 7th रैंक होल्डर थे। 7वां रैंक लाने का मतलब आप देश की क्रीम का 7वां पार्ट है, कितनी बड़ी बात है ये। और आपके देश में 3 बड़ी सर्विसेज हैं, जिसके बारे में मैंने शायद कल परसों बताया भी था, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि इनको सस्पेंड मत करो, इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया। आईएएस है, सस्पेंड कर दिया। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इनको टर्मिनेट करो। टर्मिनेशन का मतलब होता है नौकरी से हटाना। मैंने शायद आपको बताया हो, इनको नौकरी से हटाने की पावर किसी सीएम की या किसी कैबिनेट की नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। इसलिए तो ये 3 बड़े लेवल की सर्विसेज हैं। अगर कोई डीएसपी होता ना, तो उसको हटाना मिनट का काम था, क्योंकि वो डीएसपी को हटाने की सारी पावर किसकी थी? राज्यपाल की। इन्होंने नियुक्ति दी, यही हटा देंगे। लेकिन आईएएस को हटाने की जिम्मेदारी अगर किसी के पास पावर है तो वो आपका राष्ट्रपति है। और राष्ट्र किसका? पीएम का ही रोल होता है, बस नाम राष्ट्रपति का चलता है। असलियत ये है कि सारी चीजें किसकी मर्जी से चल रही हैं? पीएम। ये बहुत बेसिक सी बात है, पहले इसको समझ लो। जब भी मैं कहूँ ना राष्ट्रपति, तो समझना इसके पीछे सारी सलाह किसने दी है? पीएम प्लस मंत्री परिषद। ये असली हैं, जो काम करते हैं, जो पावरफुल हैं। ये तो बस बेचारा दिखावटी है, इसको तो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, हाँ ऐसा कर दो। इंस्ट्रक्शन मिल गए तो काम कर देंगे, नहीं मिले तो नहीं करेंगे। ये किसने बोला? मैंने ऐसा कब बोला कि प्रेसिडेंट रूल कम से कम 6 महीने लगता है? क्या मैंने ऐसा बोला था? प्रेसिडेंट रूल 7 दिन के लिए भी लगा है, बताया था ये? कहाँ बताया था? कर्नाटक। भाई जिसका भी ये डाउट है ना, पहली बात तो सुना ध्यान से करो। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि कम से कम 6 महीने। अरे किसी की स्थिति सुधर गई 10 दिन में तो क्यों लगाएंगे 6 महीने? ऐसा बोला था मैंने कि 6 महीने कम से कम। ये कहा था अगर लगेगा तो 2 महीने में परमिशन ले लेना, और 2 महीने की परमिशन कितने दिन चलेगी? 6 महीने। फिर जरूरत पड़ी तो 6 महीने। हटने को तो 10 दिन में हटा दें, हटाने की कोई दिक्कत नहीं है, ना 352 की ना 356 की। चलो वापस आओ। तो इनको हटाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सारे काम वो करेगा जो कौन सलाह देगा? पीएम। राष्ट्रपति 99.9% सारी चीजें पूछ के करता है, या कह लो सलाह से करता है पीएम। पीएम की नोटिस में हर बात रहती है, और पीएम जिसको चाहेगा उसको हटवा देगा राष्ट्रपति से कहकर। लेकिन ये छोटा मुद्दा नहीं है। अब ये देखना है कि मुद्दा कितना बड़ा बनता है, क्योंकि आज तक ऐसा बहुत कम सुनने में आया, मैंने नहीं सुना कि इस तरह से किसी को इस तरह से टर्मिनेट किया गया हो। ऐसे बहुत सारे बयान बड़े बड़े लोग देते हैं, सस्पेंड होकर 2 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, वापस नौकरी पर बहाल हो जाएंगे। चलो पढ़ेंगे अगला पॉइंट। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित व्यक्ति संपूर्ण देश में सेवा देता है। टिक कर लो, पूरे देश में। 3 अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। 1961 को 66 बना लो, ये गलत कर दिया टाइपिस्ट ने, 1966। ये ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं। सेंट्रल सर्विसेज अलग होती हैं, स्टेट सर्विसेज अलग होती हैं, और ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज अलग हैं। ऑल इंडिया पे सिर्फ कितनी हैं? 3। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये दोनों आज़ादी से पहले की हैं। पटेल ने इनको बचाया, वरना खत्म कर देते। ये आपकी आज़ादी के बाद कौन से ईयर में? 1966 में, जब पंजाब का बंटवारा हुआ था या विभाजन हुआ था, हरियाणा अलग हुआ था, चंडीगढ़ यूटी बना था, तब एक नया डिपार्टमेंट बना था जिसको नाम दिया गया था आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति और प्रशिक्षण का काम केंद्र सरकार करती है। टिक कर लो, यूपीएससी कंडक्ट करती है सारा कुछ इनका। आगे पढ़ना, इनका नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, लेकिन अंतिम शक्ति केंद्र को, इसको टिक कर लो, अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? केंद्र।
अगला पॉइंट भी टिक करना। इसके अतिरिक्त नई अखिल भारतीय सेवाओं, आप सब ये जानते हो कि आईएएस की वैकेंसी भी घट रही है, पता है तुम्हें ये बात? सिर्फ तुम्हारी वैकेंसी नहीं घट रही, इस देश में आईएएस पहले 1200 वैकेंसी निकलती थी, कभी 1300। इस बार अगर आप देखो पिछले 2 साल से 800, 700, 900 इन पे सिमट गया। क्या अखिल भारतीय सेवाएं बढ़ी हैं या घटी हैं? सारी नौकरियों की तरह यूपीएससी की नौकरियां भी घट गई हैं। यानी अब देश को क्या अफसर नहीं चाहिए? क्या चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, इसलिए इनकी नौकरियां भी घटा दी गई। आज आपके देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, और जितना सरकार उनको कहती है ना उतनी ही नौकरियां निकलती हैं। जितनी सरकार दिखाती है भाई इतनी वैकेंसी है, इतने डीसी चाहिए हमें, इतने एसडीएम चाहिए, उतनी वैकेंसी आएंगी। इस यूपीएससी का काम केंद्र के स्तर पर है, केंद्र के लेवल पर। और जो सरकार अगर चाहे, मान लो अब सरकार को लगे हमें आईएएस और बढ़ाने हैं, 1200 तक तो पहले थे ही, अब वो कहते हैं हमें 1500 करने हैं, जो करेगी नहीं सरकार। एक एग्जांपल है, अगर सरकार 800 से 1500 पे ले जाना चाहती है तो इसके लिए सरकार को किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राज्यसभा। ध्यान से सुनो, इसको केंद्र सरकार नहीं करेगी, ना इसको लोकसभा करेगी। नई अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज अगर न्यू क्रिएट करनी है, नई बनानी है, तो वो पावर किसके पास है? राज्यसभा। ये पेपर में दुखी करेगा, इसको हर कोई टिक करेगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद नहीं। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अकेली कौन कर सकती है? राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है। अगला पॉइंट देखो, वही है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। यहां लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार देखो जरा कौन इनमें से बातचीत कर रहा है, इसका किताब नहीं, उसको निकालो, ये टिक कर लो। राज्यसभा को प्राप्त है अनुच्छेद 312 के तहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रीय हित में संकल्प पारित करती है तो संसद को, डबल टिक करना, संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त होगी। ये कौन करे? अगर ऐसा कौन कहेगी नई बना लो? राज्यसभा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया, ये कहीं पेपर में वहां प्रधानमंत्री टिक कराओ। आईएएस, आईपीएस हटते वटते सब राष्ट्रपति की मर्जी से हैं, लगाए भी जाते हैं, इनको शपथ भी होती है, लेकिन अगर नए आईएएस, आईपीएस की रैंक क्रिएट करनी है तो वो पावर पीएम और राष्ट्रपति की नहीं है, किसकी है? वो राज्यसभा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। अगला पॉइंट देखो, अखिल भारतीय सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेकंड लाइन टिक करना, अंतरराज्यीय सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना, इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, पूरे देश में एकता बनाना। नेक्स्ट टिक करना, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग, एक यूपीएससी है, और हर स्टेट का क्या है अपना? हर स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको बोर्ड पे समझो, देश की एक बड़ी सर्विसेज किसके थ्रू है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये किस लेवल पे काम करता है? केंद्र। कल शायद मैंने बताया था, एसपी को असिस्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में क्या मिलेगा? डीएसपी। डीएसपी आईएएस नहीं है, वो क्या है? वो राज्य का सिविल सर्वेंट है। आईएएस, आईपीएस कौन है? देश के सिविल सर्वेंट। केंद्र की तरह राज्य में भी काम होता है, और राज्य का काम जो करता है उसे कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई अपने नाम के आगे स्टेट लिखो, कोई अपने नाम के आगे हरियाणा लिखो, यूपी लिखो, जो मन करे लिखो। ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी लोक सेवा आयोग। इनका नाम देखो क्या है? लोक सेवक है ये, यानी ये जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना पूरी, ये जनता की सेवा के लिए थी। वो अलग बात है कि ये बनते ही जनता से कट ऑफ हो जाते हैं, जनता की सुनते नहीं है, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन इनके नाम के आगे लिखते हैं लोक सेवक। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। अगर कोई स्टेट बहुत छोटा है और उसे लगे कि भाई मेरे बस की नहीं है इतने टफ एग्जाम बनाना, कंडक्ट करना, फिर इंटरव्यू लेना, फिर इनको लगाना, तो ये पता क्या करेगी? किसी भी स्टेट की इस यूपीएससी को कह देगी कि जी हमसे काम नहीं होता। ये संसद को बताएंगे कि फलां राज्य ने हमें कहा है कि उनसे काम नहीं होता, तो संसद कह देगा ठीक है उसका काम आप कर दीजिए। कोई छोटा स्टेट है जहां मान लीजिए कभी साल में 15 वैकेंसी आ गई, 25 वैकेंसी आ गई, अब इसके लिए पेपर सेट करना, फिर उसको चेक करना, फिर मेंस लेना, फिर इंटरव्यू लेना, बहुत झमेले का काम है, पैसा खर्च होता है। तो ये कोई भी स्टेट अगर चाहे तो अपना काम किसके थ्रू करवा लेगा? यूपीएससी के। ये हर स्टेट कर सकता है, हर, ये नहीं सारे कहेंगे हमारे बस की नहीं है। हर किसी को पावर है कि अगर उन्हें लगता हो कि मैं अपना काम खुद नहीं कर सकता, 1-2 स्टेट इकट्ठे होकर भी करवा सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं संसद को कह दें कि जी हम 2 राज्य हैं, हम अलग अलग अपने पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनाएंगे, हमारा एक बना दो। तो उस कंडीशन में संयुक्त भी बन सकता है, संयुक्त बन सकता है। यूपीएससी ऑलरेडी है और स्टेट का ऑलरेडी है, 2 राज्य चाहें तो संयुक्त बनवा लें, और अगर एक है तो वो कह दे जी मुझसे काम नहीं होता, मेरा काम किससे करवा दो? यूपीएससी से। अगला पॉइंट देखो, अगले पेज पर है, 170 पेज पर, पढ़ लो इसको और समझो। यदि 2 या अधिक राज्य किसी समझौते के द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित इस आशय को कि उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग गठित कर दिया जाए, अंडरलाइन करना, संसद को अवगत करा दिया जाए, वो संसद तक पहुंचा दें अपनी बात, तो संसद एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर देगी। इसको टिक कर लो। क्या संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है अपनी मर्जी से या संसद करेगी? अच्छा, अब एक चीज सोच के बताना मुझे, जब यूपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति होती है, यूपीएससी के अध्यक्ष बनता है इसमें, जो सारे काम देखता है, 9 या 11 इसके सदस्य बनते हैं, तो इन सबकी नियुक्ति कौन करता होगा? ये देश के लेवल पे कौन करेगा इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो नियुक्ति कौन करेगा? अच्छा, और अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो 2 का, फिर कौन करेगा? फिर राज्यपाल करे उन राज्यों के या राष्ट्रपति करे? हाँ, क्योंकि राज्यपाल तो लड़ेंगे, मैं करूंगा नियुक्ति, मैं करूंगा। मान लो 3 ने बनवा लिया तो फिर राज्यपाल 3 हो गए ना, अब कौन कहेगा? तो इसलिए कह दिया जो ज्वाइंट बनेगा ना उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, ताकि इनकी चिकचिकी ना रहे, ये ना हो कि भाई कौन करेगा। तो ज्वाइंट की और यूपीएससी की राष्ट्रपति और एसपीएससी की राज्यपाल। ये टिक कर लो। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त आयोग दोनों को टिक कर लो। यूपीएससी और ज्वाइंट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अगर संघ लिखा है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, संयुक्त लिखा है तो भी राष्ट्रपति के पास, अगर लिखा है राज्य लोक सेवा आयोग तो कौन क्या करेंगे हम? राज्यपाल की नियुक्ति। अब आ जाओ केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, आपके देश में पैसा कहां से आता है?
सरकार के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि वो पैसे छापती हो। आरबीआई ने जितना रुपया छाप दिया एक लिमिट में, तुम्हें पता है ना, अनलिमिटेड पैसा नहीं छप सकता है, पता है ये, वरना वैल्यू नहीं रहेगी। एक लिमिट होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे सर इसको। आपके देश की सरकार को कमाई चाहिए क्योंकि खर्चे करने हैं। इसकी कमाई के दो साधन हैं, या तो लोगों पर टैक्स लगेगा या लोगों से फाइन लिया जाएगा। अब ये जो इतने चालान करते हैं 2000 का, 5000 का, 500 का, 1000 का, 10,000 का, तो कहाँ जाता है पैसा? सरकार के खाते में। सरकार हम सबसे टैक्स लेती है। मैं हम सब इसलिए कह रही हूँ कि तुम भी टैक्स भरते हो अननोइंगली। तुम जितना सामान खरीदते हो ना, हर एक पे क्या लगता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। और आदमी अगर जिंदा है तो उसको सामान चाहिए, उसको सर्विस भी चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा, वो मेडिकल फैसिलिटी यूज करेगा, सर्विस चाहिए। वो कोलगेट ला रहा है, वो पेप्सोडेंट ला रहा है, वो टूथब्रश ला रहा है, वो खाने का सामान ला रहा है, हर चीज पे क्या लगा हुआ है? जीएसटी। इसका मतलब इस देश का हर आदमी टैक्स भरता है, कोई ज्यादा कोई कम। जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा भर देगा, जो कम कमाएगा कम, जो नहीं कमाएगा वो भी टैक्स भरेगा, क्योंकि जीएसटी से तो कोई नहीं बचेगा। आप लोग कुछ नहीं कमाते फिर भी आप टैक्स भरते हो, क्योंकि जो आप सामान यूज करते हो ना उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो देना ही देना है। कीमत बढ़ने का मतलब यही तो होता है, टैक्स बढ़ जाते हैं। सरकार टैक्स लगातार बढ़ाती जाती है, सरकार लगातार चीजों की कीमत बढ़ाती जाती है। हर सरकार टैक्स लगातार बढ़ने का मतलब है सरकार के पास आपका पैसा लगातार ज्यादा जाएगा। दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि भारत सरकार टैक्स, सब लगाते हैं टैक्स। टैक्स फ्रांस भी लगाता था, टैक्स कंपलसरी है। इस टैक्स और फाइन के पैसे से ही आपका देश चलता है। तो देश को अगर चलाना है तो फिर तो भैया टैक्स तो लेना पड़ेगा। टैक्स में कोई कमी नहीं है, पर टैक्स लेके सरकार इसकी जवाबदेही दे और सरकार कुछ ऐसे काम करे जो जनता की सच में भलाई करें। अगर जनता की भलाई होती हो तो टैक्स देने में किसी को दुख नहीं आता, टैक्स देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत बहुत रुपए टैक्स देके भी ना अच्छे रोड मिलते, ना अच्छी सुविधाएं मिलती, ना सेफ्टी, ना सिक्योरिटी। कहीं भी जाओ तो चेन स्नैचिंग, कोई पैसे छीन लेगा। कितनी बार पढ़ते हो, बाइक छीन ली किसी की, स्कूटी छीन ली किसी की, गाड़ी छीन ली। यानी जनता की भलाई के लिए जो बड़े बड़े और छोटे छोटे जिन सब लोगों ने पैसा दिया, सरकार ने उसका यूज कहां किया? आज से पहले हजारों साल पहले जब राजा थे ना, राजा भी जनता से टैक्स लेते थे, कर लिया करते थे राजा। इस कर के बदले क्या करते थे? जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए एक राजा इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है, उसका महल यहाँ है, यहाँ जंगल गांव सब बसे हुए हैं, तो वो राजा टैक्स लेके और अपनी सेना बढ़ाता था और इन सैनिकों को यहाँ चप्पे चप्पे पे खड़ा करता था। इसमें हाथी, घोड़े, सैनिक सब मेंटेन थे। अब ये देख लो, वो जो खर्चा लगता होगा वो अपने घर से थोड़ी देगा, वो जनता से टैक्स लेके। अब इसके टेरिटरी के अंदर सब फ्री है, यहाँ व्यापार करते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई लूटपाट नहीं, क्योंकि लोगों ने क्या दे रखा है? टैक्स। इससे बाहर निकलेंगे तो कोई इनको लूट सकता है, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं पे कर रखा। आज भी हम टैक्स देते हैं लेकिन आज हम सिक्योर नहीं है। आज देश के अंदर ही लूटपाट मारकाट मची हुई है। इस टैक्स में गलती बिल्कुल नहीं है, टैक्स से सरकार की कमाई होती है और सरकार सारे खर्चे, पुल बनाना, रेल के ट्रैक बिछाना, सब टैक्स से ही हो सकता है, या सरकारी जितना कामकाज है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इस टैक्स के बदले हमें क्या नहीं मिलता, किया हुआ काम। अब आप लोगों ने जितना टैक्स भरा उसका असली फायदा तब दिखता है जब कोरोना के टाइम में आपके देश में तुरंत से मेडिकल फैसिलिटी इकट्ठी कर दी गई होती, चाहे आपने बाहर से मंगवाया था, हमें नहीं पता, लेकिन उस टैक्स के पैसे का क्या किया गया? जब किसी के पिताजी, किसी की माँ, किसी का हस्बैंड, वाइफ, बच्चे तड़प तड़प के मर गए, फिर ये दिखता है कि ये पैसा गया कहाँ जो इतना टैक्स भरा था। करोड़ों रुपए कितने नॉर्मल आदमी टैक्स भरते हैं। मेरे फादर रिटायर्ड हैं, वो टैक्स भरते हैं, वो अपनी पेंशन पे भी टैक्स देते हैं। हम सब, मेरे घर में जितने लोग हैं ना, जितने वर्कर, सब लोग टैक्स भरते हैं। जैसे देखा जाए तो हर आदमी टैक्स देता है। टैक्स मतलब पैसों वाला, जीएसटी की बात नहीं कर रही मैं, इनकम पे टैक्स लगता है, हर आदमी टैक्स देता है। तो जब दिक्कत आती है फिर सरकार कहाँ गायब हो जाती है, ये बात चुभती है। इसलिए लगता है कि टैक्स का हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपके देश में टैक्स दो इकट्ठे करते हैं, एक केंद्र इकट्ठा करता है और एक राज्य। कुछ टैक्सेस हैं जो सेंट्रल लेवल पे आपको पे करने पड़ते हैं और कुछ हैं जो स्टेट लेवल पे। आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया हो तो आपने वहां से बिल लिया हो तो देखा होगा उस पर लिखा होता है CGST और SGST 9.5%, 9.5, ध्यान दिया ऐसे? इसका मतलब जो आपने खाना खाया उस पर जो टैक्स लगा उसका 9.5% केंद्र को जाएगा और 9.5% राज्य को जाएगा। कभी देखा करो इन चीजों को, ऐसे भी लिखा होता है सेस और उसमें 4%, 3%, 2% ऐसे। जानते हो क्या है? एजुकेशन जो सरकार फ्री बांट रही है ना पूरे देश में, एजुकेशन सरकार फ्री कहां से देगी? एक स्कूल को चलाने में, मैं खुद जिस स्कूल में थी ना, हमारे स्कूल में महीने के करोड़ प्लस रुपए आते थे एक स्कूल में, कारण सैलरी इतनी ज्यादा थी। एक एक टीचर 80-80 हजार, लाख, सवा लाख, जो प्रिंसिपल थी वो सवा लाख रुपए उस टाइम पे लेती थी 2015 में, तब से तो और 5-6 साल बीत गए। तो आप ये देखो, एक स्कूल 1 करोड़ रुपया खा जाता है। कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने तो बड़े स्कूल चल रहे हैं। मेरा तो स्कूल इतना बड़ा था भी नहीं, स्टाफ ज्यादा था भी नहीं, ये करोड़ों रुपए जाते हैं सरकार के। तो इन सब पे सरकार कहती है मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। मुफ्त कुछ नहीं है इस देश में, आपसे पैसा लिया जाता है। अगर आपको लगता है ना सरकार फ्री चला रही है, ये जो सेस भरते हो ना, इसको कभी कभी पढ़ लिया करो। बहुत जगह एजुकेशन सेस लिखा होता है, ये आपसे लिया जाता है। पूरा देश पैसे दे रहा है, चाहे उनका बच्चा नहीं पढ़ता सरकारी में, ना वो खुद पढ़े, लेकिन एजुकेशन सेस के नाम पे तुम्हें पैसा देना है। सरकार कहां से लाएगी? सरकार कोई भी काम अगर कहती है ना हमने फ्री में किया, तो समझ जाओ इसका दबाव किस पे गया है? जनता। कभी सरकार कहती है कि हमने मुफ्त में बिजली पहुंचा दी, मुफ्त में नहीं गई, वो आपको और मुझे देने हैं पैसे। जितने कर्ज माफ होते हैं वो आपको और मुझे देने हैं। फाइनली इस जनता से ही पैसा लेगी सरकार। सरकार के घर पे कोई बैंक नहीं है कि उठा के कर्ज माफ कर दिया। सरकार सारा पैसा किससे कलेक्ट कर लेगी? फिर भी दिक्कत नहीं है अगर काम हो जाए, पर प्रॉब्लम है काम नहीं होते। तो दोनों अपने अपने इकट्ठे करती हैं टैक्स। कुछ टैक्स सेंटर इकट्ठे करके स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। कुछ टैक्स स्टेट इकट्ठे करके किसको दे देती है? सेंटर को। तो ये आपस की इनकी मिली जुली है। पेज 170 पे आ जाओ, केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध। इसमें टिक करो, कराधान की शक्तियों के विभाजन पे आ जाओ सीधे।
डिवीजन ऑफ पावर ऑफ टैक्सेशन नीचे, इसमें सेकंड लाइन टिक करना या पहला पॉइंट पढ़ लो। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, यानी जो टैक्स होगा ना वो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं वसूली करने जाऊं, चल भाई निकाल इतने रुपए, ये नहीं होगा। टैक्स के लिए लॉ बनेगा, उससे पैसा इकट्ठा करेंगे। अंडरलाइन करना, कोई कर विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, यानी ये टैक्स कोई सरकार लगाती है या कोई एक आदमी लगा सकता है, ये सरकार लगाती है। विधानमंडल मतलब लोकसभा, विधानसभा, ये सब विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, न कि कार्यपालिका या प्रशासनिक आदेश द्वारा। कोई डीसी नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ से टैक्स इकट्ठा करो, ये टैक्स का सारा कामधाम संसद में होगा, तभी तो जीएसटी बिल पास कराना पड़ा था। नेक्स्ट देखना, अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करो। कर एक सामान्य भार है, ये भार आपको ढोना पड़ेगा, सबको देना है। ये कर एक सामान्य भार है, लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य धन की वसूली है। ये पैसे वसूले जाते हैं, क्यों? ताकि लोगों का फायदा हो। कैसा फायदा? रोड, पुल, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब चीजें, तो ये वसूली है। शुल्क किसी विशिष्ट सेवा के बदला दिया जाने वाला धन। फी होती है जब आप कुछ काम लेते हैं उसके बदले देते हैं, जैसे पढ़ाई के बदले फी देते हैं। आप टैक्स नहीं देते, टैक्स देते हैं सर्विस के बदले। आपने जो हमें फी दी उसका चार्ज अलग था, और जो आपके नाम के कारण जीएसटी गया सरकार को, जीएसटी लगता है ना, ये पता है तुम जो पढ़ रहे हो उसमें भी जीएसटी है, क्योंकि ये सर्विस है। 1080 रुपए जो गए वो सरकार को गए, क्यों? क्योंकि सर्विस यहाँ पे दी जा रही है। जो आपने हमें पे किया वो अलग अमाउंट था, और जो सरकार को गया वो अलग। ऐसे हर चीज पे है, जीएसटी अलग देना पड़ता है और सर्विस का चार्ज अलग देना पड़ता है। आगे टिक कर लो इसमें, तो सेवा के बदले दिया जाने वाला धन। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, टिक कर लो। संघ सूची में केंद्र सरकार कर लगाती है, इन्हें यूनियन टैक्स कहते हैं। 14 विषय, सर्कल लगा लो, 14 विषय हैं सर इसके पास, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अगला पॉइंट टिक करना, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। 19 विषय, देश के पास कितने विषय थे? 14, और राज्य के पास 19। इन्हें राज्य कर या स्टेट टैक्स कहते हैं, अंडरलाइन कर लो। यदि राज्य चाहे तो उनके द्वारा यह अधिकार केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा संग्रहित कर राजस्व उस राज्य सरकार को दे दिया जाता है। क्या कोई राज्य अपना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को कह के भी इकट्ठा करवा सकता है? बिल्कुल, लेकिन फिर 1-2% वो रख लेते हैं। इकट्ठा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, दे देगी बाद में इसी को। नेक्स्ट करना, करों के संबंध में कोई समवर्ती सूची नहीं है। समवर्ती सूची में क्या था? ऐसी चीज जिसपे कौन काम कर सके? दोनों, केंद्र भी और राज्य भी। क्या टैक्स में भी ऐसा है? अगर टैक्स में ऐसा होता तो हम मरते, क्योंकि टैक्स अगर डबल होता तो कभी सेंट्रल लेवल पे वसूलते और कभी स्टेट लेवल पे। इन दोनों की लिस्ट अलग बना दी। तुम ये वाले टैक्स लोगे, तुम ये स्टेट को कितने दिए? 19, और देश को 14। अब टैक्स में शुक्र मनाएं कि कौन सी लिस्ट नहीं बनी हुई है? कॉन्करेंट, समवर्ती, वरना फिर दोनों वसूलते। अभी ऐसा नहीं है, एक वसूलेगा दूसरे के साथ उसको शेयर करेगा, वो उनकी अपनी आपसी समझ है, उनके नियम है। नेक्स्ट कर लो, अवशिष्ट शक्तियों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया। इसमें उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर शामिल हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों पर अगर टैक्स लगेगा तो कौन लगाएगा? केंद्र। केंद्र की नीति कौन बनाती है? संसद। तो उसके टैक्स कौन लगाएगी? संसद, ये याद रखना है। अगले पेज पे आ जाओ, ऋण लेने की शक्ति, उधार लेने की। पहले मुझे एक बात बताओ, उधार किसको दिया जाता है? जिसपे आपसे कोई उधार मांगने आए, बिल्कुल भिखारी है, जिसका आपको दिख रहा है जीवन भर नहीं वापस करेगा, तो आप अवॉइड करेंगे ना पैसे देना। किसको हम 1 सेकंड में पैसा दे देंगे? इसकी साख अच्छी है। अब आपका कोई दोस्त जो कि वेल टू डू है, मान लो नौकरी लगा हुआ है, और आपसे कहे यार बहुत अर्जेंट है, 5000 चाहिए, जो कि अच्छी नौकरी में है, और आपको पता है कि वो हर महीने 50,000 की तनख्वाह लेता है, तो हम सोचेंगे बड़ी अच्छी बात है, इसने हमसे हमें याद किया, हम तुरंत 5000 पकड़ा देंगे। तुम्हारा कोई दोस्त पिछले 10 साल से बेरोजगार है और घर वालों के ताने सह के उसको रोटी भी नहीं मिलती, और कहे यार 10,000 रुपये दे दे, तो तुम क्या करोगे? तुम अवॉइड करोगे ना, चलता करेगा। सच्ची बात है, ये झूठ बोलने में कुछ नहीं रखा। अभी तुम भी बेरोजगार हो इसलिए बोल रहे हो झूठ। जिस दिन रोजगार आ गया उस दिन तुम पूछोगे भी नहीं, ये सच्चाई है। ऐसे देश होते हैं, हर देश की ना एक साख होती है। साख होती है आपकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है। जैसे हर आदमी, आपको बिजनेसमैन अंबानी कहे मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो तुरंत उसको लोग दे देंगे 1000 करोड़, क्योंकि पता है अगला आदमी अरबों रुपए कमा सकता है। लेकिन अगर कोई भिखारी कहे मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो कोई नहीं देगा, क्योंकि पता है कि वापस नहीं देगा। हर आदमी की, हर परिवार की, हर देश की एक साख होती है। आपके इंडिया को उधार पता है कौन देता है? आपके इंडिया को उधार देता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। एक चीज है IMF, सुना है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इन दोनों का काम है रुपए उधार देना। ध्यान से सुनना और समझना, ये तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगी। वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को देखता है, कहाँ कहाँ गरीब हैं, थोड़े इतने गरीब हैं कि भिखारी भरे पड़े हैं, इनका भी भला करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक सबको पैसा उधार देता है, चाहे गरीब, उसको पता है मन में ये वापस नहीं करेगा, डूबेगा मेरा पैसा, फिर भी दे देगा। IMF है समझदार। IMF सिर्फ उन देशों को पैसा उधार देगा जिनकी रेपो अच्छी है और जिनको उसको विश्वास है कि वापस करेंगे करेंगे। अगर यूके पैसे मांगता है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप कहते हैं इनका हेड है ब्रिटेन, तो इसको तुरंत IMF बिना सोचे समझे रातों रात पैसा ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर मान लो IMF से कोई इतना गरीब देश जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मान लो भूटान। भूटान बहुत छोटा सा देश है ना, बफर स्टेट कहलाता है हमारा, हमसे प्रभावित है। इसके यहाँ सैटेलाइट तक के भी खर्चे के पैसे जब नहीं थे ना, तो इंडिया ने मदद की थी। आप सोचो, भूटान कहे IMF को कि मुझे पैसा चाहिए 10,000 करोड़, तो क्या IMF देगा? वो कहेगा वर्ल्ड बैंक से मांग लो, क्योंकि ये सिर्फ उनको पैसा देता है जो इसके पैसे को लौटाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए IMF हर ऐरे गहरे नत्थू खैरे देश को खड़ा नहीं होने देता। इन पूरे वर्ल्ड के देशों को कौन पैसा देता है? वर्ल्ड बैंक पैसा उधार देता है। और कहीं मान लो तबाही आ गई, तुरंत वो देश कहेगा वर्ल्ड बैंक को, जी मैं तो लुट गया, मैं तो क्या बर्बाद हो गया, मैं तो पैसे नहीं दे सकता। वर्ल्ड बैंक कहेगा चलो माफ कर दो। ये माफ भी बहुत जल्दी करता है वर्ल्ड बैंक। ये किसी को माफ नहीं करेगा, चाहे इसको उसकी चमड़ी उधेड़ के पैसा लेना पड़े, पैसा निकलवा लेगा। ये देगा ही नहीं गरीब को। IMF से पैसा उधार मिलेगा जब आपकी क्या अच्छी होगी दुनिया में? साख। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया पैसा लेगा तो क्या IMF दे देगा? दे देगा, शुक्र मनाओ। अभी इतनी औकात है हमारी कि IMF दे देगा। ये अंबानी अडानी टाइप के लोग हैं ना, इनके कारण आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिलियन ट्रिलियन में खेलती है। चाहे आप अंदर से गरीब हो, लेकिन बाहर से आपकी रेपो बहुत ठीक ठाक है और आपको वो लोग मानते हैं कि आप लौटा देंगे, आप खाएंगे नहीं उनका पैसा। ये जो साख है ना, ये आपकी मेरी नहीं है, ये साख किसकी है? हमारे
पैसा उधार देश ले सकता है या स्टेट भी ले सकता है? अगर मान लीजिए हरियाणा कहे आईएमएफ को कि जी मैं हूं करोड़पतियों का गांव, करोड़पतियों का राज्य, मुझे दे दो आप पैसा, तो कोई नहीं देगा। वो कहेंगे आप किस देश के, अपने देश से लिख के भिजवाइए और आपके देश को हम पैसा देंगे। यानी आपकी रेपो मैटर ही नहीं करती। किसकी रेपो मैटर करती है? देश। उधार हमेशा देश को मिलता है और उधार चुकाना भी किसको पड़ता है? देश को। आपका जब हर साल बजट बनता है ना, बजट, तो बजट को कभी देख लिया करो, तुम बड़े हो गए, इतनी समझ तुम्हें होनी चाहिए। सारा ना पढ़ो तो कम से कम ये देख लिया करो, जब बजट आए फरवरी में, ऐसे बनते हैं सेक्शन, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा। इसमें तुम देखना आने में सबसे बड़ा पैसा तुम्हारा कहां से आता है? उधार। तुम हर साल उधार लेते हो, हर साल। जब से मेरी समझ बनी है ना चीजों को, मतलब 12वीं के आसपास मैंने देखा होगा, तब से अब तक मैं देखती हूँ हर साल पैसा उधार। आज तक मैंने कभी अखबार में नहीं देखा कि बिना उधार के तुम्हारा काम चलाओ। तुम हर साल उधार लेते हो और हर साल उधार के बाद पता क्या करते हो? ये सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट जो तुम्हें कमाई का मिलता है वो उधार से मिलता है, और सबसे बड़ा अमाउंट जो तुम्हें देना पड़ता है ना, वो इस उधार का इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितनी अजीब बात है। मैं तब भी सोचती थी कि क्या हिसाब है। टोटल पैसे का 20% जो आया वो तुमने उधार से मंगाया, 80% तुम्हारा अलग अलग क्षेत्रों का, कृषि का, मत्स्य का, सेल्स टैक्स का, जितना भी आया, 20% तुमने बाहर से, बाकी सब बहुत छोटे छोटे अमाउंट है। ये बड़ा अमाउंट है। और जो जाने का अमाउंट है ना, वो भी सबसे बड़ा तुम्हारा किस में चला गया? इंटरेस्ट में। ये भी 20 से 21% टोटल। अगर तुम्हारे पास एक आइडिया है 100 करोड़, मैं नाक के बराबर बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी होता है लेकिन समझने के लिए, अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ है तो 20 करोड़ तो तुमने उधार लिया, 80 करोड़ तुम्हारे हैं बस, और उस 100 में से फिर 21 करोड़ तुमने उस उधार का क्या दे दिया? इंटरेस्ट। ये जो पिछले उधार ले रखे हैं ना, इनका इंटरेस्ट दे रहे हो अभी तक। तो अगर ध्यान से देखो तो ये पैसा अगर हम उधार ना लेते तो इंटरेस्ट भी ना देना पड़ता, उतने में काम ना चल जाता। लेकिन हर साल की आदत है, पूरा ही नहीं पड़ता हमारा, तो 20% लो और 21% दो, फिर 20% लो, वो पुराना उतारते जा रहे हैं अभी इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट किसको देना पड़ता है हमें? जिससे पैसा लेते हो, किससे लेते हो? कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी आईएमएफ से, कभी ये एशियाई बैंक से, जिससे जहां दिखे ना हमें ये पैसा दे सकते हैं, वहां से हम पैसा उठा लेते हैं और फिर अगले साल के बजट में एक बड़ा अमाउंट उस पैसे पे। ये पता है कितनी बुरी हालत है? 4% पैसा खर्च करते हो तुम आज भी एजुकेशन पे। जापान को देखो ना, 20% रुपए लगा देता है पढ़ाई पे, उसको उधारी लेनी ही नहीं पड़ती। वो अपने लोगों के दिमाग के डेवलपमेंट पे पैसा लगाता है। आप इस उधारी से नहीं उबर पाओगे कभी भी, क्योंकि ये इतना बड़ा है सारा सिस्टम कि आपके बस की नहीं है इसको ना उतार पाना और ना उधार से बचना। जब तक आपका ये नहीं बढ़ेगा ना, ये 4 से 6% के बीच में फ्लोट करता है। और मैं आपको बताऊं, 1966 में कहा था एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने, जिसका नाम था दौलत सिंह कोठारी। उसने तब कहा था 1966 में, जब सोचो हरियाणा बना था, कि एजुकेशन के प्रतिशत को बढ़ा दो। टोटल का कम से कम 6% जो जीडीपी है ना आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपकी टोटल इनकम है एक साल की, उसका 6% शिक्षा पे लगाओ। अगर दौलत सिंह कोठारी होते तो वो कहते इसको बढ़ा बढ़ा के अब तक 12% ले आओ, लेकिन आप उस 6 पे भी नहीं पहुंच ली अभी तक। अभी आप 4 और 6 के बीच में, इनफैक्ट कभी 4.8, कभी 4.9, आप 6% 66 से आज तक नहीं पहुंचे। तो आप देखो, तभी तो ये उधारी का कर्जा लेना पड़ रहा है। अगर सब पढ़े लिखे हो तो छोटे छोटे देश भी ग्रोथ कर जाते हैं, हम तो फिर भी बहुत बड़ा देश है। ह्यूमन कैपिटल जीरो है आपकी, इसलिए आप पीछे हैं। देखो लास्ट पैराग्राफ है, उधार लेने की शक्ति। पहले पॉइंट को टिक करना, संसद द्वारा बनाई गई विधि की सीमा के अंतर्गत भारत की संचित निधि की साख पर किसकी इज्जत है ये दुनिया में? राज्य की, आदमी की, या देश की? तो देश की साख है। भारत की संचित निधि की साख पर देश के भीतर विदेशों से अथवा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से, यहां लिख लो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे लेते हैं उधार। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। आगे टिक करो, केंद्र सरकार को ऋण लेने का सामर्थ्य है। नेक्स्ट पॉइंट में थर्ड लाइन टिक करना, कोई राज्य भारत से बाहर किसी से ऋण नहीं ले सकता। अगर ले सकता होता ना तो इतनी उधारी चढ़ा देते हम सारे राज्य मिलके कि इसके 100% पैसे उधारी में ही चले जाते। तो ये अच्छी बात है कि राज्य ऋण ले नहीं सकते, देश लेगा। चलो, क्या नंबर याद करने पड़ते हैं, कुछ सारे नहीं, हार्डली 70-80 याद करने हैं।